धूल में फूल ढूंढता रहा और जबकि मेरे अपने घर में रात की रानी खिली हुई है। यह कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और उलझी हुई लाइफ में से एक है और आज हेमा मालिनी ने खुद 50 साल पुराना राज खोल दिया है। दोस्तों, धर्मेंद्र, हेमा और प्रकाश कौर, इन 3 नामों के पीछे ऐसा सच छुपा है जिसे लोग आधी सदी से जानना चाहते थे। क्या वाकई प्रकाश कौर ने वो बात कही जिसने पूरा मामला बदल दिया? क्या सच में हेमा मालिनी ने एक ऐसा सीक्रेट स्वीकार किया जिस पर किसी ने यकीन तक नहीं किया था? आज की इस वीडियो में हम उसी छुपे सच, उस अनकही कहानी और उन खुलासों पर बात करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक तहलका मचा दिया है। दोस्तों, अगर आप धर्मेंद्र और हेमा की रियल कहानी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं 50 साल पुराने इस राज के दरवाजे खोलना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 1948 से। तमिलनाडु के एक शांत, संस्कारी ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है हेमा। किसी को क्या पता था कि यही बच्ची आगे चलकर ड्रीम गर्ल बनेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हेमा को खुद फिल्मों में जाने का कोई शौक ही नहीं था। असल सपना तो उनकी माँ जया लक्ष्मी देख रही थी। एक ऐसा सपना जिसमें उनकी बेटी बड़े पर्दे पर चमके, जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरे देश में फैलें, जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल फिसल जाए। और इसी सपने को सच करने के लिए हेमा का बचपन धीरे धीरे बचपन रह ही नहीं पाया। जब दूसरी लड़कियां स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर कक्षा में बैठती थीं, हेमा घंटों भर भरतनाट्यम की ताल पर पसीना बहा रही थीं। जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था, बेटी को पढ़ाई नहीं, ग्लैमर की चमक चाहिए। इसी जुनून में जब हेमा 12वीं कक्षा में थीं, उनकी माँ ने एक बड़ा फैसला ले लिया। हेमा, पढ़ाई छोड़ो, चेन्नई चलो, अब जिंदगी सिर्फ फिल्में की है। साल 1963 पहली बार उन्हें मौका मिलता है एक तमिल फिल्म ईदु साथियाम में डांसर बनने का। छोटा सा रोल, लेकिन एक बड़ी उम्मीद। 2 साल बाद 1965 में पांडवा वंशम में फिर एक डांस नंबर। लेकिन दोस्तों, ये वो समय था जब कैमरे की रोशनी कम और संघर्ष की परछाइयां ज्यादा थीं। मशहूर निर्देशक CV श्रीधर ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। हेमा पहुंची, उम्मीदों से भरी, दिल में बारिश की पहली बूंद जैसा उत्साह। लेकिन वहां जो हुआ वो किसी भी लड़की के लिए टूट जाने जैसा होता। सबके सामने उन्हीं की आंखों में देखते हुए निर्देशक ने कहा, इस लड़की में हीरोइन बनने की कोई क्वालिटी नहीं है, ये स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगेगी, तमिल फिल्मों की लीड एक्ट्रेस कभी नहीं। ये सुनते ही हेमा का चेहरा जैसे बुझ गया। वो घर लौटी, लेकिन वो रोना सिर्फ दर्द का नहीं था, वो एक नए इरादे का जन्म था। उस रात हेमा ने फैसला कर लिया, तमिल फिल्मों में छोटे रोल नहीं, अब मैं बॉलीवुड जाऊंगी और वहीं साबित करूंगी कि असली हीरोइन कौन है। कहते हैं ना, जब जिंदगी आपको धक्का देती है तब किस्मत आपको दूसरी तरफ से खींच भी लेती है। हेमा मालिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय में एक ऐसी सुनहरी किरण उनकी जिंदगी में दाखिल हुई जिसने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बना दिया। साल 1968 राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर, और उसी फिल्म में पहली बार हेमा मालिनी लीड हीरोइन के रूप में पर्दे पर उतरी। और बस उस एक रात में सब बदल गया। पिछले सारे रिजेक्शन, सारे ताने और वो तमिल निर्देशक की कटु बातें सब जैसे धुएं की तरह उड़ गई। लोगों ने कहा, ये लड़की तो हीरोइन बनने के लिए ही जन्मी है। और मजेदार बात, वही CV श्रीधर, जिन्होंने कभी कहा था कि हेमा हीरोइन नहीं बन सकती, बाद में खुद मान गए कि हेमा मालिनी ने उनकी सोच को चूर चूर कर दिया। फिर शुरू हुआ एक फिल्म, 2 फिल्म नहीं, पूरा सुनामी। शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए जमाने, हर फिल्म के साथ हेमा मालिनी का नाम और ऊपर और चमक और तेज होती चली गई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं थी, ये उन दिलों की कहानी भी थी जो हेमा की खूबसूरती पर फिदा होकर उनके दरवाजे तक जा पहुंचे। उस दौर का हर बड़ा अभिनेता, कहिए तो आधा बॉलीवुड, उन पर दिल हार चुका था। यहाँ तक कि सुपरस्टार राजकुमार, जिन्हें लोग एटीट्यूड का बादशाह कहते थे, उन्होंने भी हेमा को शादी का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन हेमा ने राजकुमार के रौब रुतबे के बावजूद उन्हें साफ मना कर दिया। और फिर आते हैं संजीव कुमार, वो अभिनेता
जिसके भीतर समंदर जैसी गहराई थी, और एक नाम हेमा, जिसमें वो पूरी तरह डूब चुके थे। कई फिल्मों में साथ काम करते करते संजीव कुमार उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव दिया, हेमा ने मना कर दिया। दर्द इतना गहरा था कि संजीव कुमार ने अपने हाथ पर हेमा का नाम टैटू तक खुदवा लिया। लेकिन असली वजह सिर्फ प्यार नहीं थी, वजह थी दो माएं। हेमा की मां चाहती थी बेटी फिल्में छोड़े बिना चमकती रहे। संजीव कुमार की मां चाहती थी शादी के बाद हेमा घर संभालें, फिल्में छोड़ दें। और यहीं दो सोचों का टकराव दो दिलों को अलग कर गया। कहानी अगर यहां से न मुड़ती तो शायद आज बसंती की ससुराल ठाकुर परिवार होती। लेकिन किस्मत ने लिख रखा था कुछ और ही, कुछ ऐसा जो आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिला देने वाला था। दोस्तों, ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिल की धड़कनें जरा तेज हो जाती हैं और रिश्तों की रफ्तार किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। एक तरफ पूरा बॉलीवुड, सुपरस्टार, हीरो, दिग्गज अभिनेता सब हेमा मालिनी की एक मुस्कान पर दिल हार चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसका असर हेमा के दिल पर सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे चुपचाप पड़ा, धर्मेंद्र। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात शोले के सेट पर नहीं हुई थी। लोग सोचते हैं कि बसंती और वीरू की कहानी वहीं से शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मोहब्बत की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। वे एक साथ लगातार फिल्में कर रहे थे, सीन दर सीन, दिन दर दिन, और इन्हीं पलों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो ना उनकी नजर को पता चला ना दिल को, पर दोनों को एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे खींचता चला गया। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन दिल कभी किसी हिसाब किताब से चलता है क्या? हेमा मालिनी उनकी सादगी से, उनकी मुस्कान से और सबसे बढ़कर उनकी इज्जत देने वाली फितरत से बेहद प्रभावित हो गई थीं। कहते हैं जब भी धर्मेंद्र पास आते, हेमा के चेहरे की चमक कुछ और ही बढ़ जाती थी। शायद यह संकेत था किस्मत के लिखे हुए उस अध्याय का जिसे दुनिया ने बाद में बॉलीवुड की सबसे चर्चित मोहब्बत का नाम दिया। धीरे धीरे ये नजदीकियां दोस्ती से आगे बढ़ीं और दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। एक ऐसी मोहब्बत जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। इसी बीच अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी के करीब आ चुके थे और हेमा के परिवार वालों को वह एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प लग रहे थे, क्योंकि वह सफल भी थे, आर्थिक रूप से मजबूत भी और शादी को लेकर गंभीर भी। बात यहां तक पहुंच गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई थी। लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां शादी की चर्चा चल रही थी। उन्होंने जितेंद्र की उस समय की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते इतना हंगामा खड़ा हो गया कि शादी टूट गई। कहा जाता है कि जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने कभी संजीव कुमार को भी नजरअंदाज किया था, वही लड़की आखिरकार उनके हाथ से निकल गई। इस पूरे वाकये के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और ज्यादा करीब आती चली गईं। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्यार हेमा मालिनी के दिल पर पूरी तरह छा गया, जबकि उनके घर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थीं। लेकिन उस समय धर्मेंद्र पूरी तरह बसंती के प्यार में खो चुके थे। बात और आगे तब बढ़ी जब साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ता जोड़े, लेकिन उनके चले जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और यही फैसला उनकी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बावजूद कि धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी के लिए बेताब था, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि वह किसी भी हाल में अपना घर टूटने नहीं देंगी। यहीं से यह कहानी एक ऐसा बड़ा मोड़ लेती है जिसने सबको हैरान कर दिया। धर्मेंद्र चाहते थे कि वे हेमा मालिनी से शादी करें, लेकिन जब हिंदू रीति रिवाजों से ऐसा करना नामुमकिन लगा तो दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। सिर्फ शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपने नाम भी बदल लिए। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम रख दिया गया आयशा। फिर दोनों ने निकाह किया और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया। लेकिन यह निकाह
उनकी जिंदगी में सुकून की बजाय एक नई परेशानी लेकर आया। धर्मेंद्र न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ पाए और न ही हेमा मालिनी को वो मुकम्मल जगह दे पाए जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। बस इतना हुआ कि उन्होंने दोनों को अलग अलग घरों में बसा दिया। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां। धर्मेंद्र का जीवन मानो 2 घरों के बीच झूलती एक गाड़ी बन गया, जो कभी एक स्टेशन पर रुकती, कभी दूसरे पर, लेकिन किसी भी जगह पूरी तरह ठहर नहीं पाती। हेमा मालिनी ने सोचा था कि शादी के बाद उनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन सच तो यह था कि निकाह और शादी का सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें वह सम्मान और अपनापन नहीं मिला जो एक पत्नी के हिस्से आता है। धर्मेंद्र कभी उनके साथ खुलेआम नजर नहीं आते थे, न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ खड़े होते और न ही दुनिया के सामने यह स्वीकार कर पाते कि हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी गलियारों तक सबको मालूम था कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां, 2 घर और 2 परिवारों के बीच बंटे हुए हैं। एक तरफ था उनका पहला परिवार, प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता, और दूसरी तरफ थी हेमा मालिनी अपनी बेटियों ईशा और अहाना के साथ। लेकिन दुख की बात यह रही कि दोनों घरों को ही एक पूरा पति और पूरा पिता नहीं मिल पाया। वह कभी दिन में एक घर तो रात में दूसरे घर, कभी यहाँ तो कभी वहां, और दोनों तरफ के रिश्ते ऐसे हो गए थे जैसे शीशे को बीच से तोड़ दिया जाए। दोनों हिस्से अलग भी हों तो भी चुभन बनी रहती है। हेमा मालिनी के दिल की भी एक उम्मीद थी कि एक दिन धर्मेंद्र उनके साथ खुलेआम आएंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। लेकिन वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनकी पहली फैमिली बड़ी थी और प्रकाश कौर पहले ही साफ कह चुकी थीं कि वह किसी भी हालत में तलाक नहीं देंगी और न ही अपना घर टूटने देंगी। इस सब के बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार था तो दूसरी तरफ समाज की बातें, रिश्तों की जंजीरें और लोगों के ताने। दुनिया उन्हें एक घर तोड़ने वाली और किसी की खुशियां छीनने वाली महिला कहती रही, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि हेमा मालिनी खुद अंदर से कितनी टूट चुकी थीं। एक तरफ वह मां थीं जिनकी बातों के खिलाफ जाकर उन्होंने यह रिश्ता चुना था, और दूसरी तरफ वह पति जो उनका होकर भी पूरा उनका नहीं हो पाया। इसी बीच उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब ईशा देओल का जन्म हुआ तब धर्मेंद्र वहां मौजूद तो थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया ताकि उनकी पहली पत्नी के बच्चों के सामने यह बात खुलकर न आए। मगर बच्चा चाहे किसी घर में जन्म ले, दर्द और भावनाएं हर मां के लिए एक जैसी होती हैं। शायद इसी वजह से हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश ज्यादातर अकेले ही की। दूसरी तरफ सनी देओल और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनके पिता की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। खास तौर पर सनी देओल इस बात से बेहद नाराज रहते थे और हेमा मालिनी के लिए उनके दिल में गहरी नाराजगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मां प्रकाश कौर ने कोई गलती नहीं की थी और फिर भी उनके परिवार को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। हालांकि उनके पिता का प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका था और इसी वजह से सनी देओल के दिल में हेमा मालिनी के लिए एक गहरी नाराजगी घर कर गई थी। ये कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि एक बार जब किसी फिल्म के सेट पर हेमा और धर्मेंद्र साथ में शूट कर रहे थे, तभी सनी देओल वहां पहुंचे और बेहद कड़वे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके परिवार को किसी भी तरह की चोट पहुंची तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इंडस्ट्री में आज भी इस बात की चर्चा होती है कि सनी ने साफ साफ हेमा मालिनी से कहा था कि वह उनके परिवार से दूर रहे। यही वजह बताई जाती है कि सनी और बॉबी देओल ने कभी भी हेमा की बेटियों को अपनी बहनें नहीं माना। यहाँ तक कि ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नजर नहीं आए और बड़े बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में भी देओल परिवार के ये 2 हिस्से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते रहे। दूसरी ओर फिल्मों में हेमा मालिनी के हाथ से धीरे धीरे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलने लगे थे। उनकी उम्र बढ़ रही थी और इंडस्ट्री में कई नए चेहरे एंट्री ले चुके थे, जिस वजह से डायरेक्टर्स अब उन्हें हीरोइन की जगह माँ, दादी या बुआ जैसे किरदारों के लिए चुनने लगे। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि उन्हें एक बी ग्रेड फिल्म रामकली में भी काम करना पड़ा, जहां उन्हें एक तवायफ का रोल निभाना पड़ा। बताया जाता है कि हेमा ने यह फिल्म
मजबूरी में सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च काफी कम हो चुका था और उन्हें अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ रही थी। जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से खास तौर पर कहा कि यह पोस्टर शहर में न लगवाया जाए बल्कि कहीं दूर लगाया जाए ताकि लोग उन्हें इस हालत में न देखें। इसी दौरान हेमा मालिनी को एहसास होने लगा कि फिल्मों में उनका समय अब खत्म होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कैमरे के सामने रहने की बजाय प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और अपनी खुद की फिल्म दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती जैसे कलाकार नजर आए। कहीं न कहीं बॉलीवुड को किंग खान देने का श्रेय भी हेमा को जाता है, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया की तरफ रुख किया और नूपुर जैसे सीरियल्स बनाए, साथ ही कई स्टेज शो करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाया। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब हेमा मालिनी ने राजनीति की राह पकड़ ली। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सांसद बन गईं। राजनीति में एंट्री के बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि हेमा अपनी छवि को बेहतर करेंगी और जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगी, लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं को लेकर यह बयान दिया कि ये महिलाएं यहाँ भीख मांगने आती हैं और यह सही नहीं है, तो उन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने मथुरा के लिए अब तक क्या किया है, तो हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि काफी कुछ किया है, लेकिन उन्हें सब याद नहीं। इस बयान के बाद उन पर और ज्यादा सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि वह सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखाई देती है, काम करने के लिए नहीं। इतना ही नहीं, जब मथुरा में एक भीषण हादसा हुआ और कई लोगों की जान चली गई, उस वक्त एक सांसद होने के नाते लोग उम्मीद कर रहे थे कि हेमा मालिनी मौके पर मौजूद रहेंगी, लेकिन उसी समय वह अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त थीं। इस बात को लेकर भी काफी विवाद हुआ और लोगों ने कहा कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। हेमा मालिनी की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर वह था जब धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी और परिवार के साथ रहने लगे और हेमा अपनी 2 बेटियों के साथ अकेले रह गईं। फिल्मों में काम घटा, राजनीति में विवाद बढ़े और घर की रौनक धीरे धीरे कम होती चली गई। धर्मेंद्र कभी कभार मिलने आते, लेकिन वह अपनापन अब नहीं रहा जिसकी हेमा को तलाश थी। बेटियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं और हेमा का संसार डांस, भक्ति कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों तक सीमित हो गया। जमीन विवाद और रिश्तों की दूरी ने उन्हें भीतर से और अकेला कर दिया। लोग महसूस करने लगे कि धर्मेंद्र हेमा का रिश्ता अब नाम भर का रह गया है। अफवाहें तो यहां तक फैलीं कि किसी श्रद्धांजलि सभा जैसे मौके पर भी परिवार शायद एक साथ न दिखे। आखिर में ड्रीम गर्ल की चमकदार जीवन कहानी एक लंबा इंतजार बनकर रह गई, उस अपनापन का इंतजार जिसे वह कभी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकी। हेमा मालिनी ने एक बार लिखा था कि वह हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, और यही वाक्य लोगों को समझा गया कि वह इस रिश्ते से कितनी गहराई तक जुड़ी थी। माना जाता है कि जब कोई इंसान अपने प्रिय के लिए खुलकर शोक नहीं जता पाता, तो वह अपने घर में दिया जलाकर, भजन गाकर और यादों में खोकर ही दिल का बोझ हल्का करता है। शायद हेमा ने भी यही किया। वहीं देओल परिवार, सनी और बॉबी पूरी तरह शांत रहा, जिसने यह एहसास दिलाया कि पुरानी दूरियां आज भी मौजूद हैं। लेकिन यह साफ समझना जरूरी है कि इन घटनाओं, चर्चाओं और भावनात्मक दावों की किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकतर बातें मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों और सार्वजनिक धारणाओं पर आधारित हैं, न कि प्रमाणित तथ्यों पर। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस कहानी को जान सकें, और ऐसी ही दिलचस्प व सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।